गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? बताइए। बढ़िया। कितने लोग आए हैं आज की क्लास में? चलिए, हम लोग कहाँ थे? हम लोग कर्नाटक युद्ध लास्ट टाइम पढ़े थे। तो अभी हम लोग आज क्या कर लेते हैं? आज हम लोग कर लेते हैं बंगाल का अधिग्रहण। जो अंग्रेजों ने बंगाल का अधिग्रहण किया था, वो कर लेते हैं हम लोग आज। ना सही रहेगा? आयुष, राम राम सर, राम राम आयुष। पूजा, हर हर महादेव सर, हर हर महादेव पूजा। ठीक है। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या किए थे? पिछले क्लास में गुड मॉर्निंग, जय हो सबको। ठीक है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग रिजवाना। ठीक है, शुरू करते हैं अब क्लास को। आज हम लोग क्या करेंगे? बंगाल का अधिग्रहण करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? बंगाल का अधिग्रहण करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। अच्छा, एक बात और। विनायक 1.0 में 4.0 में आके पूछ रहे हैं विनायक 1.0 क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं ले रहे क्लास? उसका जवाब आप खुद ही दे रहे हैं। जवाब यही है कि मुझे बोला गया है कि 1.0 के सारे क्लासेस अब 4.0 के साथ होंगे। ठीक है राहुल। विनायक 1.0 वाले सबको यहीं पे पढ़ रहे हैं, जिनको भी मैंने यूट्यूब पे बता दिया था, यहाँ भी बता दिया था, पहले भी बता दिया था। ठीक है, पढ़िए ना, कहीं से भी हैं। आपको हिस्ट्री ही पढ़ना है ना, हम ही से पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। बड़ी बोलता है जी, कान खा लेते हैं बोल बोल के मेरा। और सच में अगर बोल पा रहे होते तो फिर यहाँ मछली बाजार चलता क्लास की जगह पे। वो तो भला हो तकनीक का कि सिर्फ लिखने तक आप लोग को सीमित कर दिया गया है। तो सच में आप लोग जो है ना, अच्छे से क्लास क्यों नहीं लेते हैं? आता नहीं है लेने से। थोड़ा बहुत आता है किसी तरह से, वही ले लेते हैं। चलिए चलिए, कोई नहीं। सर आप टेलीग्राम आईडी कोई बता दो भाई। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? तो हम लोगों ने क्या किया था? कर्नाटक युद्ध पढ़ लिए थे। कर्नाटक युद्ध तीनों पढ़ लिए थे ना? एक बार रिवाइज कर लेते हैं जरा। देखा तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का प्रश्न। ठीक है। और इसमें जो भारत में लड़ा गया था युद्ध, उसमें से एक युद्ध सेंट टोमे का युद्ध, जो बडियार नदी के तट पर है, वो बहुत फेमस हुआ था युद्ध। क्यों? क्योंकि उसमें पहली बार फ्रांसीसियों ने क्या किया था? हराया था किसको? किसी भारतीय नरेश को, अनवरुद्दीन की सेना को हराया था प्रथम कर्नाटक युद्ध में। ठीक है। तो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से। फर्स्ट कर्नाटक युद्ध तेजी से रिवाइज कर रहे हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आया कि क्या पढ़ा रहे हैं तो पिछले क्लास में ये पढ़ा चुके थे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ था। ठीक है। और इसका कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का प्रश्न। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न पर युद्ध लड़ा गया था भारत में। इस युद्ध के संबंध में भारत में एक युद्ध लड़ा गया था, सेंट टोमे का युद्ध। ठीक है कहीं पे सेंट टोमे लिखा हुआ? नहीं है? नहीं है सेंट टोमे? कोई नहीं। हाँ, सेंट टोमे का है। तो अडियार नदी के किनारे सेंट टोमे नामक स्थान पर लड़ा गया था। इस युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को फ्रांस की सेना ने हरा दिया। अनवरुद्दीन की सेना इतनी बड़ी थी और फ्रांस की सेना छोटी थी, फिर भी हरा दिया। इससे पता चलता है कि यूरोप की सैन्य शक्ति बहुत स्ट्रांग थी, डिसिप्लिन आर्मी थी, और क्या बोलते हैं, जो भी है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का 1748 ईस्वी में अंत हो गया। कौन से संधि से? एक्सला सेपल की संधि से। कौन सा संधि? इस संधि को याद रखिएगा, एक्सला सेपल। तो बस दो चार को चीज याद रखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध में काम बन जाएगा। चाहे छूट भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब कमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कमेंट बॉक्स कोई और तो छोड़िए, हम खुद नहीं पढ़ पाएंगे अब, क्योंकि सामने से हटा दिए हैं। हाँ, दूसरा, मुझे रोज बोला जाता है कि आप कमेंट बॉक्स नहीं हटाते। उसका द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 तक चला था। इस युद्ध का कारण क्या था? हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का प्रश्न था। ठीक है। हैदराबाद में कौन था? आमने सामने लड़ रहा था मुजफ्फरजंग और शौकत नहीं,
कौन कौन लड़ रहा था? मुजफ्फर जंग था एक तरफ, और एक तरफ कौन था? एक तरफ था नासिर जंग, और दूसरी तरफ कर्नाटक में एक तरफ अनवरुद्दीन और एक तरफ चंदा साहब लड़ रहा था। इस युद्ध का अंत कैसे हुआ? इस युद्ध का अंत हुआ पांडिचेरी की संधि से। पांडिचेरी की संधि कहीं है? नहीं है पांडिचेरी की संधि। हाँ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ पांडिचेरी की संधि से। ये सब आप लोग को दे चुके हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 तक चला था। ठीक, इस युद्ध का जो ये सप्तवर्षीय युद्ध, इसका कारण था यूरोप में हो रहा सप्तवर्षीय युद्ध, और ये जो युद्ध है अंत हुआ था किसका? पेरिस की संधि से। तो खत्म हो गया फाइनली। और इस युद्ध के बाद अंततः क्या हुआ? फ्रांस का पूरा पतन हो गया भारत से। पूरा पतन मतलब सिर्फ व्यापारिक शक्ति के रूप में ही बना रहा। अब आते हैं हम लोग बंगाल का अधिग्रहण। ये है बंगाल, भारत का सबसे समृद्ध प्रदेश, अभी नहीं उस टाइम में, ठीक है, जिस समय इसका अधिग्रहण किया गया था, बंगाल का अधिग्रहण। तो आप लोग को बता दें, अब यहाँ से क्लास शुरू हो रहा है प्रॉपर आज से। तो सुनिए, बंगाल में एक शहर है कलकत्ता, यहाँ पर है शहर कलकत्ता, अभी भी है कलकत्ता, बंगाल की राजधानी है, ठीक है। कलकत्ता की स्थापना किसने किया था? तो कलकत्ता को की स्थापना जॉर्ज चरनॉक ने किया था। दरअसल एक नवाब हुए अजीमो शान नाम का, तो अजीमो शान ने क्या किया? 3 गांव दे दिया अंग्रेजों को दान में। उस तीनों गांव का क्या नाम था? सूतानती, कोलिकाता और गोविंदपुर। सूतानती, कोलिकाता, गोविंदपुर, इन तीनों गांवों को मिला करके जॉर्ज चरनॉक ने क्या किया? कलकत्ता शहर बसाया था। ठीक, इसी कलकत्ता शहर में ईस्टर्न प्रेसिडेंसी थी किसकी? अंग्रेजों की। और इसी कलकत्ता शहर में एक फोर्ट बनवाया था, किला बनवाया था अंग्रेजों ने। कौन सा किला बनवाया था? वो बनाया था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम नाम का किला बनवाया था। ठीक, और आराम से व्यापार कर रहा था। लेकिन समस्या पता है कब होना शुरू हुआ? समस्या हुआ कि फर्रुखसियर पर गया क्या? जो मुगल बादशाह था वो हो गया बीमार। ठीक, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ और सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक, तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर एक बार 1717 में बीमार पड़ गया, और फर्रुखसियर को लगा कि अब हम प्यारे होने वाले हैं अल्लाह को। तो उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक डॉक्टर भेज दिया फर्रुखसियर के इलाज के लिए, और उस डॉक्टर ने क्या किया? फर्रुखसियर का इलाज किया, और फर्रुखसियर ठीक हो गया। ठीक होने के बाद उसने क्या किया? खुश हो गया। अब मुगल बादशाह खुश हुआ है तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो हुआ ये, अच्छा थोड़ा धीरे धीरे बताएं, धीरे धीरे जो है, यहाँ पर कमेंट आ रहा है, थोड़ा धीरे धीरे सुनिए। अब तो हुआ ये, देखिए कि फर्रुखसियर 1717 ईस्वी में बीमार पड़ा, मुगल बादशाह था, इसका इलाज किया एक अंग्रेज डॉक्टर ने, और वो इलाज से वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद, ये सब याद नहीं रखना है, हम कड़ियां जोड़ने के लिए बता रहे हैं, कहानी के तौर पे कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बनाने मतलब कहानी की तरह बताने की कोशिश कर रहे हैं। तब उसने खुश होकर एक शाही फरमान जारी कर दिया। और शाही फरमान क्या था? तो शाही फरमान था कि जो व्यापार करते हो तुम लोग, और व्यापार पे जो कर चुकाते हो, तो कर चुकाने का जरूरत अब नहीं है, बस 3000 रुपया वार्षिक दे दो, साल का 3000 टका दे दो, और जितना ट्रेड करना है, व्यापार करना है, करो, सब फ्री, बस 3000 दे देना, और कुछ नहीं चाहिए। अब ये था झगड़े की शुरुआत। ठीक है, एक सेकेंड, ये क्या था? झगड़े की शुरुआत यहीं से। हाँ हेलो, चलिए, तो 3000 रुपया दे दो और पूरा व्यापार करो, सब कुछ फ्री। अब हुआ ये कि अंग्रेज लोग ना, पता है क्या करते थे? ये लोग थे करप्ट। ये जो 3000 रुपया का फरमान जारी किया था, किसको किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को किया था ना, कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी, बस 3000 रुपया देकर बाकी छोड़ दो। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकारी और कर्मचारी करप्ट थे। ये लोग कंपनी के काम से, इंग्लैंड से कंपनी के खर्चे पे भारत आते थे, लेकिन करता क्या था पता है? ये लोग अपना निजी व्यापार करता था, जैसे खुद के पैकेट से भी पैसा निकाल के सामान खरीदता था, और कंपनी के काम से जब फिर वापस इंग्लैंड जाता था तो वो सामान बगल में झोला में लेते जाता था, और उसको बेच करके प्रॉफिट कमा लेता था। तो यानी वो लोग क्या करते थे? निजी व्यापार पे ज्यादा ध्यान देते थे। ये कुछ ऐसा ही था कि सरकारी डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल ले, और वहां पर वो क्या करे? लोगों का इलाज करे, अपना क्लिनिक खोल करके। एकदम बिल्कुल सरकारी डॉक्टर वाला काम था। ठीक है, ये लोग कर रहा था जो आजकल सरकारी डॉक्टर करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि इससे बंगाल को राजस्व की हानि हो रही थी। अब आप कहेंगे बंगाल को क्यों हानि हो रही थी? हानि तो पूरे देश को होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों का ज्यादातर व्यापार बंगाल क्षेत्र तक था सीमित। तो इसी वजह से बंगाल को बहुत ज्यादा हानि हो रहा था। बंगाल के नवाब बार बार क्या कहते थे कि भाई तुम लोग को नहीं मिला है दस्तक, ये जो 3000 रुपए का कंपनी को मिला है, कंपनी व्यापार करेगी तो उसको कर नहीं लेंगे, उससे बस 3000 रुपया लेंगे साल का, लेकिन तुम लोग निजी व्यापार कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उन लोग को समझ में आता नहीं था। तो
सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था वो आ गया तंग। कब बना था सिराजुद्दौला? 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब अलवर्दी खां की मृत्यु हुई, तो उसके बाद कौन बना? सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला को पहले से पता था ये सारा कांड चल रहा है, जब सारा चीज था तो सिराजुद्दौला नवाब बनते ही सबसे पहले क्या किया? कलकत्ता पर अटैक किया। ठीक, नवाब बनते ही क्या किया? उन्होंने बोला कि इस हस्ताक्षर का दुरुपयोग कर रहे हो, जो तुमको मिला है मुगल इसका तुमको चुकाना होगा। नहीं चुकाता था तो राजस्व की हानि होती थी। तो सिराजुद्दौला को आ गया गुस्सा। सिराजुद्दौला ने क्या किया? कलकत्ता पर अटैक कर दिया। क्या किया? कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर अटैक कर दिया। जब कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर नवाब ने अटैक कर दिया तो सारे अंग्रेज वहां से भाग गए। भाग के कहां शरण लिया? फुल्टा द्वीप पर, बगल में फुल्टा द्वीप था, फुल्टा द्वीप पे शरण लिया। ठीक, जो इंपॉर्टेंट है उसको लिखवा दीजिए, यहां तो लिखा हुआ ही और हम दे ही रहे हैं। उसके बाद प्रैक्टिस भी करवाते हैं आप लोग का वाईटी पर, क्लास खत्म नहीं हो पाएगा फिर। ये इतिहास है। पता है एक बात, आप लोग अगर यदि मैथ पढ़ने बैठिएगा और मैथ में अगर कोई जोड़ बताएगा तो देखो जी 3 जोड़ 4 बराबर कितना होता है? 7। चलो दूसरा सवाल बनाते हैं। 3 जोड़ मान लो 11 होगा तो एक डबल अंक वाला होगा तो क्या होगा? तो 11 3 14। चलो अब डबल डबल अंक वाला कर लेते हैं जोड़। 11 जोड़ 12 बराबर 23। चलो अब ट्रिपल अंक का कर लेते हैं। 111 जोड़ 111 बराबर 222। ठीक है, अब इसी तरह से जोड़ना, जोड़ सीख गए, हो गया खत्म। अब आप थोड़ी कहेंगे सर 575 जोड़ 586 नहीं बताए जोड़ करके, या 425 जोड़ 225 जोड़ के नहीं बताए, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। मैथ है, खत्म हो गया, ये जोड़ वाला चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन हिस्ट्री ऐसे खत्म नहीं होता है। हिस्ट्री में भी अगर यदि हम कर्नाटक के बाद सीधे चले जाते हैं 1857 में, सर बंगाल का अधिग्रहण आप नहीं पढ़ाए, प्लासी नहीं पढ़ाए, बक्सर नहीं पढ़ाए, और बक्सर अगर पढ़ाएंगे ना आगे बढ़ जाएंगे पढ़ाने के बाद, सर बीच में इलाहाबाद का संधि भी हुआ था, वो नहीं बताए। इलाहाबाद का संधि भी बता देंगे कि मुगल बादशाह के साथ इलाहाबाद का संधि हुआ था और बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले लिए थे। तो फिर उसके मैंने सर अवध के नवाब के साथ भी एक इलाहाबाद की संधि हुई थी, वो नहीं बताए। तो समझिए बात को, हम हर एक चीज लिख लिख के अगर बताएंगे, जो कि हम बता सकते हैं, हम इसको हटा करके जब हम पूरा बात बोल रहे हैं, पूरी कहानी बता रहे हैं, तो आपको लगता है कि हम लिखा नहीं सकते हैं या लिख लिख के बता नहीं सकते हैं। लेकिन आप लोग का पूरा टाइम से पहले खत्म हो जाएगा। यही गलती 1.0 वालों ने की है, और इसीलिए उन लोगों का कंपनसेशन पता है क्या हुआ है? उन लोग का पूरा हिस्ट्री खत्म नहीं हो पाया। हम क्या करेंगे? बोला जैसे जैसे उसका देख लीजिएगा क्लास, वो लोग बोला लिख लिख के बताइए, हम लिख लिख के बताते थे सारा चीज, कि नवाब ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। कहता था यहाँ तो हम लोग किताब से भी पढ़ लेंगे, तो ठीक है पढ़ लेना किताब से, हम लिख लिख के बताते हैं। और पता है क्या हुआ? मुश्किल से आधा मॉडर्न इंडिया होते होते समय खत्म हो गया, और हमको जो है मैनेजमेंट ने आगे समय नहीं दिया, बोला नहीं खत्म हो गया, आपको इतना ही टाइम मिलेगा। अंत में पता है हम रिक्वेस्ट करके फिर बोले क्या कि सर कुछ तो उपाय लगाया जाए। हम नहीं, मतलब और भी सर लोग भी रिक्वेस्ट किए थे, सिर्फ हम नहीं। बोला ठीक है, उन लोगों को 1.0 का 4.0 का एक्सेस है, वहां वो लोग आके पढ़ लेंगे। आप लोग को तो वो एक्सेस नहीं है, आप लोग कहाँ जाइएगा? हाँ 5.1 बैच आ रहा है, क्या चाहते हैं आप लोग 5.0 में पढ़ने के लिए? इतना कैसे याद रह जाता है? अच्छा वो मेरे को, अच्छा छोड़िए, हम होता है पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है। तो मेन पॉइंट नोट्स आप लोग को हम क्या बताए हैं, फिर से एक तरीका बता रहे हैं आज, आखिरी बार नहीं, फिर बताएंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचते हैं क्या एक बार पढ़ लें खत्म। जैसे होता है ना दवाई का, कि जो टीका है, कोविड का एक टीका लग गया तो अब कोविड नहीं होगा, उसका भी 2 टीका लगवाना पड़ा था। आप लोग को सबको बोल चुके हैं कि आप लोग कोई मत लिखिए, कुछ मत कीजिए, जब हम पढ़ा रहे हो तो आप लोग शांति से बैठ के नवाब की तरह देखिए क्या क्लास को। जब क्लास खत्म हो जाए तो 2-4-5 घंटे बाद दोबारा स्टार्ट कीजिए इस क्लास को, 6 घंटे बाद 7 घंटे बाद आराम से चाय कॉफी जो भी पर्सन है, आप चाय कॉफी सुट्टा जो भी मतलब चाय कॉफी जो भी पीते हैं वो लेके बैठिए, फिर से क्लास को ऑन कीजिए। और उसके बाद जब हम बताते हैं लाइन टिक कर करके फोर्ट विलियम पे आक्रमण कर दिया, तो तुरंत वहीं पे लिख देना, इसको पॉज करना है वीडियो और लिखना है। फिर अंग्रेज भाग के फुल्टा द्वीप चले गए, तो अंग्रेज भागा फुल्टा द्वीप, बस इतना लिख देना है, जो कि और कोई समझे ही नहीं आपका नोट्स। फिर ऑन करना है, फिर क्या लिखेंगे? उसके बाद ब्लैक होल की घटना हुई जिसका वर्णन हॉलवेल ने किया, तो ब्लैक होल की घटना वर्णन हॉलवेल, खत्म। फिर ब्रेक करके इस तरह से तैयार होगा तब जाके चीजें याद भी रहेंगी, लिखने का भी आदत। आप चाहते हैं कि हम क्या करें, एक एक पॉइंट पूरा इतिहास लिखा डालें आप लोग को, जितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद बस आप उतना सा पढ़ लीजिए और बाकी कोई मेहनत मत कीजिए, हो गया। ऐसे नहीं होता है भाई मेरे, ऐसे नहीं होता है। नेट का इशू रहता है तो थोड़ा सा तो कीजिए, नेट का इशू रहता है तो थोड़ा पैक लीजिए, 2 GB वाला पैक लीजिए, क्या कर सकते हैं बताइए? यहाँ भी तो आप पैसा खर्च करके ही पढ़ने आए हैं ना, हम समझ सकते हैं।
क्या कर रहे हैं? पढ़ना है। अभी आप बाहर रह के पढ़ते होंगे, हो सकता है, या तो कुछ लोग घर से पढ़ते होंगे, कुछ लोग पटना रह के पढ़ते होंगे, कुछ लोग दिल्ली रह के पढ़ते होंगे, उसमें भी तो पैसे खर्च होते ही है ना। आप लोग सोचते हैं क्लास जब खरीद लिए तो अब हमारी जिम्मेदारी कहाँ से, पैसा दिए हैं, ऊपर से मोबाइल और लैपटॉप ऑन करके भी बैठते हैं। अब क्या चाहते हो, अब हम दोबारा देख के पॉज करके नोट्स भी बनाएं? अब तुम्हारी जिम्मेदारी है याद कराने का, कराओ। अब ऐसे थोड़ी होता है पढ़ाई। कई लोग बनाते हैं 3 GB का डाटा है, ठीक है जो भी है, तो देख लीजिए, हम क्या बोलेंगे भाई। तो मेरा तरीका यही है, हम सबको पहले भी बोले हैं, आपको भी बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे हिस्ट्री मिला है। हम आपको एग्जांपल दिए ना कि इतना सा बता लेने के बाद आप कहेंगे कि जोर में और हमको नहीं बताए, हमको 550 जोड़ 675 क्या होता है वो नहीं बताया गया। अब हम कह देंगे प्रैक्टिस कर लेना, एक अध्याय खत्म जोर का। ऐसे ही इसी तरह का घटाव सिखा देंगे, गुना भाग सिखा देंगे। पूरा जो है मैथ के लिए अगर 10 दिन मिलेगा तो 10 दिन भी बता के में भी खत्म कर किया जा सकता है। इतिहास खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि इतिहास में सबको कुछ ना कुछ पहले से पढ़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा सबको पता है। और जब थोड़ा थोड़ा सबको आता है तो फिर कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं कि सर ब्लैक होल का घटना भी कुछ घटा था, ये तो नहीं बताए, और ये नहीं बताएंगे, इससे सवाल आ जाएगा। इतिहास में तो कहीं से भी सवाल आ जाएगा। चलिए देखिए, जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के किले पर हमला किया ना, तो कलकत्ता के किले पर हमला करने के बाद अंग्रेज अब उस नवाब की पूरी आर्मी का मुकाबला तो कर नहीं सकता था, तो वो लोग भाग गया। भाग के कहाँ चला गया? फुल्टा द्वीप पे जाके शरण लिया, बगल में था द्वीप, वहां पे जाके भाग गया। लेकिन सारे अंग्रेज नहीं भाग पाए। कितने नहीं भाग पाए? 146 अंग्रेज पकड़े गए। नवाब बोला कि इस समय घटना में शाम हो चुका था, तो बोला एक काम करो, इस सबको बंद कर दो लॉकअप में, सुबह इन लोग का हिसाब होगा कि क्या करना है इन लोग के साथ। तो क्या हुआ, इन लोगों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया, एक ही अथी में रूम में बंद कर दिया गया, सबको पैक कर दिया गया, ठूस दिया गया। अब वो गर्मी का दिन था, उमस की रात थी, प्यास से उमस से सारे अंग्रेज मर गए। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो देखा गया क्या, सारे मतलब 23 लोग जिंदा बचे थे। कितने लोग निकले थे जिंदा? 23 लोग जिंदा निकले थे। इसको याद नहीं करना है। इस घटना का वर्णन हॉलवेल ने किया था। हॉलवेल खुद भी 146 लोग में से एक था, ठीक। उसके बाद जो भी हुआ, सिराजुद्दौला सोचे जो हुआ हुआ, खत्म करो। अब वापस वो अपना राजधानी लौट गया, कहाँ? मुर्शिदाबाद। लेकिन एक अमीन चंद नाम के व्यक्ति को दे दिया क्या, कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रभारी बना दिया कि देखो तुम अब कलकत्ता की प्रभारी हो, और अब तुम क्या करना, यहाँ फोर्ट विलियम पर तुम्हारा अधिकार है, तुम इसका देखरेख करो। और कलकत्ता का नाम बदल के अली नगर कर दिया। क्या कर दिया? कलकत्ता का नाम बदल के अली नगर कर दिया, ठीक। और चले आया, कलकत्ता का नाम चेंज। जैसे ही सिराजुद्दौला गया अपना राजधानी मुर्शिदाबाद, अमीन चंद निकला घूसखोर, उसने रिश्वत लेके वापस से अंग्रेजों को किला सौंप दिया, उससे पैसा लिया और किला सौंप दिया और चला गया, ठीक। उसके बाद जब अंग्रेजों तक ये पता, बाकी अंग्रेज को, क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना उस वक्त दक्षिण भारत में थी, क्लाइव तक खबर गया कि कलकत्ता के किले को तहस नहस कर दिया है, अंग्रेजों को मार दिया है नवाब ने। तो क्लाइव सेना लेके निकल पड़ा। किधर निकल पड़ा? तो नवाब के पास, कि अब जाते हैं नवाब से लड़ेंगे। और जैसे बंगाल पहुंचा तो सामने फ्रांसीसी बस्ती मिला, चंद्रनगर। इस चंद्रनगर पे फ्रांसीसियों के साथ लड़ाई हुआ और चंद्रनगर को कब्जे में ले लिया क्लाइव ने। यह खबर पहुंचा नवाब सिराजुद्दौला के पास कि क्लाइव सेना लेके आ रहा था, रास्ते में उसको चंद्रनगर मिला, फ्रांसीसी बस्ती, उसको भी उसने जीत लिया। सिराजुद्दौला को इससे डर लग गया। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला समझता था उस वक्त कि अंग्रेज और फ्रांस में सबसे शक्तिशाली फ्रांस है, इंग्लैंड शक्तिशाली नहीं है, फ्रांसीसी शक्तिशाली है। तो इस डर ने क्या किया, जैसे ही क्लाइव पहुंचा तो सिराजुद्दौला ने बिना लड़े क्या किया, क्लाइव से अली नगर की संधि कर ली। क्या कर ली? सिराजुद्दौला ने अली नगर की संधि कर ली। और इस संधि के तहत क्या किया गया, वापस से अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार दे दिया। युद्ध जो बोला, युद्ध में जो क्षतिपूर्ति हुआ, जितने लोग मरे हैं उस सब का हम हर्जाना भरेंगे। मतलब बिना लड़े जितना भी हारा हुआ शासक करता है संधि, वो सारा संधि कर लिया। सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त कर लिया। ये सब मत पढ़िएगा, बस अली नगर की संधि पढ़ लीजिएगा, वो जो नोट्स बनाइएगा तो अली नगर की संधि कर लिया, ठीक। अली नगर की संधि से कुछ उसको छूट दे दिया अंग्रेजों को, बस इतना दीवान में रखिएगा। और अली नगर की संधि 1757 में कर ली। लेकिन ये सब हो जाने के बाद भी अंग्रेजों को, खास करके क्लाइव को, संतोष नहीं मिला, क्योंकि क्लाइव को डर था कि कहीं सिराजुद्दौला का फिर सटका दिमाग फिर कुछ ना कर दे। तो वो क्या किया, सोचा कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो उसको पता चला कि नवाब के खिलाफ दरबार में ही कुछ लोग क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं नवाब को हटाने का। और वो कौन है? तो नवाब का सेनापति है मिर्जाफर, नवाब का वित्त मंत्री दीवान है कौन, राय दुर्लभ, नवाब की मौसी है घसीटी बेगम,
ठीक है, और एक अमीन चंद तो था ही जो कलकत्ता का किला सौंप दिया था। तो ये भी क्या किया, उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया और मिल के षड्यंत्र रचना शुरू किया। ठीक, ये सब था। नाम उतना याद रखने की जरूरत है नहीं, मौसी घसीटी बेगम, मीर जाफर का नाम तो एक याद रखना ही है। राय दुर्लभ का नाम आगे चल के याद हो जाएगा, क्योंकि ये इसको उड़ीसा का उप दीवान बनाया था। जगत सेठ, मानिक चंद, खादिम खां, अमीन चंद, ये सब नवाब के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। नवाब को पता चला षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो नवाब को ये पता चला कि दरबार के कुछ लोगों के साथ मिलकर क्लाइव षड्यंत्र रच रहा है। तो नवाब को क्या करना चाहिए, पहले अपना घर ठीक करेगा ना, कि दरबार में वो कौन लोग है जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। उसने क्या सोचा, पहले बाहर के लोगों को ठीक करते हैं, इसलिए पहले क्या किया, क्लाइव को ही सोचा, इसी को जो है क्लाइव को समझाते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो उससे अपनी सेना लेके क्लाइव के साथ लड़ने निकल पड़ा। और ये लड़ाई कहाँ हुई, ये लड़ाई हुई प्लासी के मैदान में। कब, 1757 में प्लासी के मैदान में हुआ। तो हम टिक कर दे रहे हैं ताकि आप लोग पॉज कर करके जब नोट्स बनाएंगे तो आपको पता होगा। प्लासी की मैदान में हुआ 1757 में। इस युद्ध में आपको पता है षड्यंत्र का परिणाम था, मीर जाफर के नेतृत्व में पूरी की पूरी सेना, लगभग पूरी सेना खड़ी रही, एक लड़ाई तक नहीं लड़ा। हालांकि 2 लोग लड़ते हुए मारे गए, जो नवाब सिराजुद्दौला का विश्वस्त आदमी था। एक का नाम था मीर मदान और दूसरे का नाम था मोहनलाल। ये दोनों लड़ते लड़ते मारा गया। ठीक है, उसके बाद प्लासी के युद्ध के बारे में बस इतना ही याद करना है कि प्लासी का युद्ध हुआ था 17 जून क्या 1757 को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बाकी मीर जाफर, राय दुर्लभ, ये सब तो अंग्रेज की तरफ पहले से मिला हुआ था, आप लोगों को पता ही है। फाइनली सिराजुद्दौला को पता चल गया कि प्लासी की लड़ाई क्या है, हम हार चुके हैं। तो वो वहां से भागा। कहाँ भागेगा, तो अपने राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर भागा। जब मुर्शिदाबाद की ओर भागा तो मुर्शिदाबाद में मीर जाफर का बेटा, मुर्शिदाबाद में कौन था, मीर जाफर का बेटा मीरन था मौजूद। मीरन ने क्या की, सिराजुद्दौला का मीरन ने क्या किया, सिराजुद्दौला का हत्या करवा दिया। हालांकि वो हत्या खुद नहीं किया था, मोहम्मद बेग के हाथों करवाया था, पर उतना याद नहीं करना है डीप। बस मीर जाफर के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी, बस इतना काफी है, इतना याद रखिए। उसके बाद फिर जो घटना घटी आप लोग को पता है, मीर जाफर को क्या हो गया, नवाब बना दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद मीर जाफर को नवाब बनाया गया। परिणाम कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि पूरे बंगाल में अब बोला मुक्त व्यापार करो। अब वो जो 3000 का दस्तक देते थे ना, वो दस्तक भी अब खत्म। अब दस्तक भी देने का कोई जरूरत नहीं, कंपनी को 3000 वार्षिक, फ्री व्यापार करो। कंपनी को 24 परगना की जमींदारी प्रदान की गई। ये एक याद रखिएगा, मीर जाफर ने की थी 24 परगना की जमींदारी प्रदान कर दी थी। और उसके बाद बहुत सारा सोना चांदी सब दिया। कहते हैं कि 20-22 नाव था अंग्रेजों के पास उस वक्त, सारा नाव सोना चांदी से भर गया। अंत में स्थानीय नाविकों का, मछुआरों का नाव किराए पे लेना पड़ा अंग्रेजों को, ताकि उसमें संपत्ति लाद के, सोना चांदी लाद के ले जा सके। जैसा निशान लगा रहे हैं वैसा पीडीएफ में भी, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इसको कहते हैं, जानते हैं कि अंग्रेजी में कहावत है स्पून फीडिंग। मैदान जंग जो है ना, स्पून फीडिंग से नहीं जीता जाता है बाबू। हम आपको कह रहे हैं आप लोगों को। देखिए, आप लोग को अभी फील होता होगा, क्या फील होता होगा पता है, कि सिलेक्शन मेरा तो हो ही जाएगा आज न कल। ऐसा सोचते होंगे आप, मत सोचिए ऐसा। दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, हम आप लोग के सामने एग्जाम्पल हैं। 9 साल यूपीएससी का तैयारी करके यहाँ बैठे हैं। मेरे ग्रुप में कोई आज तक प्री भी नहीं निकाल पाया, और हम 4 बार मेंस लिखे हैं 9 में से। 9 अटेम्प्ट दिए, 4 प्री निकाले हैं। और 2022 में जानते हैं कितने नंबर से हम रह गए थे, आप लोग को विश्वास नहीं होगा, 1 नंबर से रह गए थे 2022 में इंटरव्यू कॉल के लिए। वो भी एग्जाम से पहले 10-12 दिन के लिए मेरा तबीयत खराब भयंकर हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था, इसके बावजूद भी। और हमको कभी नहीं लगता था कि हम आईएएस नहीं बन पाएंगे। और आज देखिए यहाँ है आप लोग के सामने, 8.5 घंटे का क्लास लेते हैं। उस वक्त तक बीपीएससी का भी एग्जाम नहीं देते थे, अब सोच दे रहे हैं, स्टार्ट किए हैं अब। क्योंकि पहले लगता था कि अरे हम तो बन ही जाएंगे, कोई नहीं, किसी से प्री नहीं हो रहा है, हम मेंस पे मेंस लिख रहे हैं। और मेहनत जानते हैं कितना करना होता है, मतलब जो आप लोग देखते होंगे वीडियोस वगैरह में चलता है एकदम पूरा धमाकेदार, क्या स्वैग है, ऐसे बन रहा है, ये डायलॉग दे रहा है, वैसा सब कुछ नहीं है। तैयारी कुछ और स्तर की होती है। जब अंदर घुसेंगे ना तो ज्यादातर लोग तो भाग जाते हैं। दृष्टि का मेंटोरशिप प्रोग्राम में हम ये थे, इनरोल हुए थे। उस लाइब्रेरी के भीतर से कंटिन्यू 12-12 घंटे तक बाहर नहीं निकलना होता था, और 9-9 घंटे लिखना होता था। कम से कम 9 घंटे तो रोज लिखना पड़ता था कंटिन्यू, और भी तेजी से। उसके बाद आप लोग बोलते हैं कि इतना याद कैसे रहता है, याद हो जाता है उसके बाद, उतना दिन करने के बाद किसी से भी याद हो जाएगा। अब सोचिए कैसा फील होता होगा। हम ना 9 साल में कितने बार घर गए हैं हम गिन के बता सकते हैं।
पिछले 2.5 साल से एक भी दिन एक बार भी घर नहीं गए। फेल होने के बाद जा सकते थे, लेकिन अब फेल होने के बाद जाने का मन नहीं करता है। बहुत सारी बातें हैं, आप लोग ऐसा मत करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए। चाहे आप एसआई का तैयारी कर रहे हो तो बट आपके लिए वही आईएएस है, आप समझिए बात को। ये मत सोचिए कि आईएएस की तैयारी में इतना मेहनत लगता है, एसआई में नहीं लगता है। आप एसआई को भी अपना आईएएस समझ के करिए ना तैयारी, 100% दीजिए आप। चलिए कोई नहीं। प्लासी के विजय कंपनी विशेषता क्लाइव की कूटनीति का परिणाम था। आप लोग को पता है 24 परगना का जिम्मेदारी दिया था, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए, मीर कासिम का नवाब जब हार अगर हो जाएगी ना, भगवान ना करे हो, तो सारे रिश्तेदार भी कहेंगे पढ़ता थोड़ी था, और हो जाएगा ना। मेरा एक दोस्त का एसडीएम बना है, बनारस का है, वो एसडीएम बना है अभी। वो हमको बताया पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे रिश्तेदार निकल के आ रहे हैं, फोन करता है, अरे हम चच्चा पता है तुम जब 5 साल के थे तुम्हारे हाथ से रुमाल गिर गया था, उठा के हम ही दिए थे। ऐसे सब रिश्तेदार निकल रहे हैं। और एक हमारे यहाँ भी रिश्तेदार है, वो कहते हैं कि क्या पता 4 बार मेंस लिखा है, या वो भी कुछ नहीं लिखा है, एक भी बार प्री पास नहीं किया है। बात भी सही है भाई, 4 की जगह हम 9 बार भी बोल सकते हैं कि हम 9 के 9 बार यूपीएससी का मेंस लिखे हैं। जब फेल है तो फेल है, 1 नंबर से फेल हो या 75 नंबर से फेल हो या फिर 500 नंबर से फेल हो, ठीक है, तो वो सब भी सुनना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो वो सब चीज होता है, किसी दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे कितना भी कुछ कर लीजिए आप। प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों के द्वारा, हाँ उसके बाद क्या हुआ कि ये सब हो जाने के बाद भी अंग्रेजों की जो महत्वाकांक्षा थी वो कम नहीं हुई। उसको और चाहिए था, किससे, बंगाल के नवाब से और चाहिए था, और दो और दो और दो। मीर जाफर ऐसा करने में असमर्थ हो गया। तो क्या किया, अंग्रेजों को लगा कि नहीं अब दूसरा नवाब बनाते हैं। तो मीर जाफर का दामाद था कौन, मीर कासिम। मीर कासिम बोला हमको बना दो ना क्या नवाब, हम तुमको देंगे बहुत चीज। तो अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर को बोला गद्दी से उतरो, उतर गया शांति से, और मीर कासिम बिना किसी लड़ाई के, और मीर कासिम गद्दी पे चढ़ के बैठ गया। जैसे ये नवाब बना, तो हालांकि इसने कुछ डिमांड पूरा किया, जैसे नवाब बन गया, तो इसी के नवाब बनने की घटना को वेंसी टाट ने क्या कहा, बंगाल की क्रांति कहा। बंगाल की क्रांति क्या, मतलब एक को बोला उतरो, दूसरे को बिठाया, इसमें क्रांति क्या है, कुछ क्रांति नहीं है, ठीक है। बाकी मीर कासिम ने क्या किया, नवाब बनते ही 2-3 जिले दिए, जैसे वर्धमान दिया, मिदनापुर दिया, और चटगांव कंपनी की जमींदारी कंपनी को दे दी। जैसे कि मिर्जाफर ने 24 परगना का जमींदारी दिया था कंपनी को, वैसे ही मीर कासिम ने चटगांव की जमींदारी दे दी, वर्धमान की दे दी, और मिदनापुर की दे दी। क्या याद करना है, बहुत जरूरी नहीं है। हाँ अगर कभी कोई डीप पूछते तो अलग बात है। बाकी वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, इन तीनों की जमींदारी दी थी, ठीक है। वर्धमान जिला अभी भी है, और मिदनापुर जिला और चटगांव तो खैर बंगाल में है। मिदनापुर मतलब बांग्लादेश में है चटगांव, और बर्धमान तो अभी भी पश्चिम बंगाल में ही है। मिदनापुर पता नहीं कहाँ है, मिदनापुर शायद यही है, मतलब क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में ही है। अंग्रेजों के हस्तक्षेप, हाँ उसके बाद क्या था हुआ, सुनिए अब कहानी। कि मीर कासिम मीर जाफर जैसा कठपुतली नहीं था, मतलब क्या सोच से, वो थोड़ा इंडिपेंडेंट शासक था, और वो इंडिपेंडेंट बंगाल को वापस प्रतिष्ठा स्थापित करवाना चाहता था, ठीक। बंगाल में ही है, अच्छा वेस्ट बंगाल में है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले सोचा कि अपने आप को अंग्रेजों के इन्फ्लुएंस से दूर किया जाए। तो उसने क्या किया, मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों का बहुत सारा प्रभाव था, इन्फ्लुएंस था, उसने वहां से राजधानी स्थानांतरित करके कहाँ लाया, मुंगेर लाया। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। मुर्शिदाबाद से काश्मीर कासिम ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद से कहाँ लाया, मुंगेर ले गया, ठीक। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो लाइन खींचा हुआ है ये मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा सकूं, ठीक है। मैं देखता हूँ, ये चीज करता हुआ। और उसके बाद वहीं पर उन्होंने क्या किया, तोप और बंदूक का कारखाना स्थापित किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे सुनिए क्या हुआ। आगे हुआ ये कि दस्तक तो देना बंद कर ही दिया था, फ्री व्यापार करता था कौन, अंग्रेज लोग, सारे लोग प्लासी के युद्ध के साथ ही। तो इससे भारतीयों को बहुत नुकसान हो रहा था, भारतीय व्यापारियों को। तो मीर कासिम ने क्या किया, सबके लिए वो फ्री कर दिया, बोला अब किसी को टैक्स नहीं लगेगा। इससे अंग्रेज गुस्सा हो गए कि मेरा विशेषाधिकार था, ऐसा तुम क्यों किए। एक, लेकिन राज्य की आय भी बढ़ानी थी, अगर राज्य को मजबूत बनाना है तो उसकी आय बढ़ानी होगी। तो मीर कासिम ने एक नया टैक्स लगाया, जिस टैक्स का नाम था खिजरी जमा। बोला ये नया टैक्स है, ये सबको चुकाना होगा, ये अंग्रेजों को भी चुकाना होगा और ये भारतीयों को भी चुकाना होगा। बस ये था अंग्रेजों के गुस्से का सबसे लास्ट कारण। फिर शुरू हो गई लड़ाई, किसमें, मीर कासिम और मीर जाफर में, सॉरी मीर कासिम और अंग्रेजों में। पर कोई ऐसा सच महत्वपूर्ण लड़ाई नहीं हुई, छोटी छोटी 2-3 झड़पें हुई दोनों सेना के बीच। और इस झड़प में कौन हुआ, मीर कासिम हर बार हार गया। तो मीर कासिम को समझ में आ गया कि अंग्रेज को हरा नहीं पाएंगे, और मीर कासिम भाग गया। कहाँ भागा, अवध।
और मीर कासिम भाग के कहाँ चला गया, अवध चला गया। अवध में जब वो गया, अवध का नवाब उस वक्त कौन था, शुजाउद्दौला था। याद करना है, बिल्कुल याद करना है। तो उसने क्या देखा मीर कासिम ने कि वहां पहले से ही मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, जिनका मूल नाम अली गौहर था, पहले से शरणार्थी के रूप में पड़ा हुआ था। वहां पे था मुगल सम्राट और रह रहा था अवध के नवाब के यहाँ, क्या शरणार्थी बन करके, ठीक है। तो पहले से था। फिर तीनों मिला, जहां मिल बैठेंगे तीन यार, तो उसके बाद पार्टी होगी। तो तीनों ने मिलकर सोचा कि जो भी हम लोग का हालत है अंग्रेजों के कारण है, अंग्रेज को भगाना जरूरी है। तो फाइनली क्या हुआ, इन तीनों ने अपनी संयुक्त सेना खड़ी की। काहे का संयुक्त सेना, मीर कासिम तो अकेले भाग के गया था कुछ लोगों के साथ, 10-20 लोगों के साथ। अली गौहर जो था, शाह आलम द्वितीय, वो खुद ही जो है भाग करके, मतलब भाग करके नहीं, मतलब शरणार्थी की तरह आया था बिना सेना के। कुछ सैनिक तो होंगे ही उनकी सेवा में, 2-4 हजार। लेकिन जो भी था संसाधन और आर्मी किसका था, अवध के नवाब शुजाउद्दौला का था। और इन सब तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी कहा, अक्टूबर 1764 में, जिस और वो हुआ बक्सर के मैदान में लड़ाई हुआ, बक्सर जिला जहां है अभी। इसलिए इस युद्ध को क्या कहते हैं, बक्सर का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में कोई षड्यंत्र नहीं रचा गया, आमने सामने की लड़ाई हुई, ठीक है। मुर्शिदाबाद कहाँ है, मुर्शिदाबाद है पश्चिम बंगाल में। नहीं, मुर्शिदाबाद तो है हाँ, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में है, सुनिए, पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद आमने सामने की लड़ाई हुई, और इस आमने सामने की लड़ाई में क्या हुआ, तीनों की संयुक्त सेना शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली सम्मिलित सेना हार गई अंग्रेजों से। और ये अंग्रेजों की पहली और सबसे बड़ी निर्णायक जीत थी। इसके बाद क्या हुआ, बक्सर युद्ध का परिणाम क्या हुआ, तो सुनिए। इस युद्ध के बाद 2 संधि हुआ। कौन कौन सी संधि, दोनों संधि हुआ, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। सबसे पहले क्या हुआ कि मीर कासिम तो भाग गया, अब भाग के कहाँ गया पता नहीं, क्योंकि उसका इतिहास के वो गहराइयों में खो गया, ठीक। चलिए, उसके बाद इलाहाबाद की 2 संधि हुई, पहली संधि और दूसरी संधि। पहली संधि किसके साथ हुई, तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को क्या बोला, क्लाइव ने, क्लाइव किया था संधि, अंग्रेज गवर्नर क्लाइव हुआ था। और ये 65 में हुआ था, 64 में युद्ध हुआ था, संधि 65 में हुआ। संधि में 1 साल क्यों लग गया, क्योंकि क्लाइव उस वक्त था इंग्लैंड में। क्लाइव को भेजा गया इंग्लैंड से संधि करने के लिए कि जाओ अब तुम ही संधि करो मुगल सम्राट के साथ और शुजाउद्दौला के साथ। तो शाह आलम द्वितीय ने के साथ जो संधि किया, इसकी कुछ शर्तें रखा। क्या बोला कि अब से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हमको दे दो। दीवानी मतलब जितना यहाँ से टैक्स कलेक्शन होगा सब मेरा, और इसके बदले तुमको, यानी कि शाह आलम द्वितीय को क्या देगा, 26 लाख रुपए का पेंशन देगा। बस पेंशन पे जियो खाओ ऐश करो, और क्या, तुम बैठो चुपचाप। बाकी हम यहाँ से अगर 5 लाख रुपया का उगाही करेंगे तो तुमको एक्स्ट्रा 21 लाख हम अपने पैकेट से देंगे, और अगर 1 करोड़ की उगाही करेंगे तो तुम बाकी प्रॉफिट मेरा रहा। मतलब अच्छा, अड्डा की बुक में ये सब नहीं है, पता नहीं, अड्डा का बुक मैंने अति नहीं किया है, मैंने रिव्यू नहीं किया है। हालांकि एक बार आया था मेरे डेस्क पे कि एक बार सर रिव्यू कर लीजिए, पर ना क्लासेस जितना रहता है कि मौका नहीं मिला था। आगे सुनिए। तो बंगाल, या हम देखे भी नहीं है, होना चाहिए। हाँ, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी किसको, और मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए का पेंशन दे दिया कि जाओ ऐस करो। उसके बाद कंपनी ने अवध के नवाब से 2 जिले ले लिए, कड़ा और इलाहाबाद। इन दोनों को लेकर के किसको दे दिया, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया। और सारा कहानी इसका खत्म, मुगल सम्राट का खत्म। अब मुगल सम्राट पेंशन भोगी बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, शाह आलम, ठीक है, द्वितीय। अब इलाहाबाद की दूसरी संधि, ये हुआ शुजाउद्दौला के साथ। शुजाउद्दौला को सबसे पहले क्लाइव ने कहा कि शुजाउद्दौला, जो युद्ध हुआ है ना बक्सर का, ये तुम्हारे कारण हुआ है। ना तुम मीर कासिम को शरण देते और ना तुम शाह आलम द्वितीय को शरण देते तो ये लोग लड़ता ही नहीं तुम्हारे साथ मिलके। और ज्यादातर सेना भी अवध की ही थी, बात भी सही अवध की थी, तो तुम्हारा ही सैनिक सबसे ज्यादा था। तो सबसे पहले जो नुकसान हुआ ना युद्ध का, जो हरजाना हुआ है, हरजाना भरो। और हरजाना क्या भरोगे, तो 50 लाख रुपया दो। कितना दो, 50 लाख रुपया युद्ध का हरजाना दो। यानी 26 लाख रुपए वार्षिक देना था मुगल सम्राट को, और 50 लाख इससे खुद ही वसूल लिया तुरंत। और उसके बाद अवध की क्या किया कि अवध में एक सेना रख दिया, अंग्रेज की एक टुकड़ी रख दी कि ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। तो बोला नहीं, सुरक्षा की जरूरत नहीं, नहीं है रखो, और दे दिया, ताकि अगर वो अब ज्यादा कुछ दिमाग लगाए तो वही सेना है, वही निपटा दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी तो आप जानते हैं, कड़ा और इलाहाबाद लेकर के किसको दे दिया, नवाब को दे दिया, नवाब से वापस लेकर के शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया था। अब इलाहाबाद की संधि के बाद क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना हुई। अब इस द्वैत शासन को यहां समझाने से बेहतर है, इस समझ पाइए, इसको हम दिखा देंगे, आप लोग समझिए इसको कहां पे, आप लोग समझिए इसको सादा पेज पे।
ताकि ठीक से समझ में आएगा। द्वैध शासन यानी दो शासन, शासन एक होता है ना, दो शासन तो होता नहीं है, लेकिन ये द्वैध शासन था। कैसे, तो देखते हैं। देखिए द्वैध शासन था कैसे, बंगाल में आप लोग को पता है कि जो इलाहाबाद की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो हुआ था, फर्स्ट ट्रीटी, उसमें क्या किया गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, अब तो ओडिशा नाम हो गया, कि दीवानी अधिकार किसको दे दिया, तो दीवानी अधिकार दे दिया किसको, कंपनी को दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। और जो निजामत के कार्य थे, निजामत के कार्य ये किसके हाथ में थे, ये नवाब के हाथ में थे। अब निजामत क्या होता है सुनिए, हम लोग सरकार को टैक्स पे करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में टैक्स पे करते हैं, ठीक। सरकार के पास इसके बदले पैसा जाता है, और सरकार उसके बदले क्या करती है, अगर फ्री में सब्सिडी बांटना जब उस वक्त नहीं चलता था, वो छोड़ दीजिए, तब भी उस वक्त एक दो काम करती थी, जैसे पुलिस प्रशासन, न्याय प्रशासन की स्थापना करके रखी थी नवाब, कि अगर कोई इधर उधर चोरी डकैती ना कर पाए, उसके लिए नवाब की अपनी सेना थी, नवाब का अपना पुलिस था। और अगर मुकदमे हो गए, झगड़े हो गए, तो उसको सुलझाने के लिए नवाब का अपना न्यायालय था, न्यायिक व्यवस्था था अलग अलग जगह पे। तो उन सब के लिए खर्चे होते थे ना, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए, ये सब में खर्चे होते थे ना, तो वो खर्चा कहाँ से नवाब करता था, वो खर्चा करता था जो उसको दीवानी से पैसा मिलता था। अब दीवानी के सारे पैसे किसके हो गए, सारे पैसे कंपनी के हो गए, और खर्चे की सारी जिम्मेदारी किसकी थी, नवाब की थी। नवाब बोला कि हम निजामत का कार्य कैसे करेंगे भाई, हमको पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना है, उसके लिए हमको खर्चा चाहिए, कर्मचारी को पेमेंट देना पड़ता है। बोला तुम समझो हम क्या करें, लेकिन कुछ पैसा दिया था, लेकिन वो पैसा आप समझ सकते हैं कि नाकाफी होगा, था नहीं, पूरा पुरता नहीं था। तो अब आप समझिए, जिसके पास पूरा अधिकार है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की, दीवानी अधिकार पूरा किसके पास है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की जिम्मेदारी इसकी नहीं, इसकी है। और जिसके पास जिम्मेदारी है, उसके पास दीवानी वसूलने का अधिकार नहीं है। यानी अधिकारों और कर्तव्यों का ये विभाजन ही द्वैध शासन कहलाता है। और ये व्यवस्था 1765 से लेकर के, ये व्यवस्था 1765 से लेकर के 1772 तक रहा, ठीक। और इस दौरान बंगाल में वो लूट मचा और वो अराजकता फैली ना, कि बंगाल 7 साल में, मात्र 7 साल में, भारत के इतने लूट के बाद भी भारत का सबसे समृद्ध प्रदेश था, और उससे भारत के सबसे गरीब प्रदेश में आ गया। और ऐसी अकाल पड़ी, लोग इतने भूखे मरे ना, और वो लूट मचा कि एक अंग्रेज इतिहासकार, जो ठीक इसी समय हुआ था, नाम अभी भूल रहे हैं, उसी ने कहा कि सूर्य के नीचे जितने भी साम्राज्य आज तक बने हैं, उसमें सबसे भ्रष्ट साम्राज्य था, भ्रष्ट शासन था 1765 से लेकर 1772 के बीच का, सबसे भ्रष्ट, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ कि इसको खत्म करके, दोनों को मर्ज करके, और बंगाल के नवाब का पद समाप्त करके निजामत का कार्य भी कंपनी ने ले लिया। इससे क्या हुआ कि कम से कम अब जिम्मेदारी भी कंपनी की हो गई। अब इसका पॉइंट ऑफ व्यू, इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कुछ पॉइंट। अच्छा हाँ, उसके पहले एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, उसके पहले क्या देख लेते हैं एक चीज, कि ये चीज हम लोग बाद में देखेंगे। पहले देखिए, आपको पता है कि जो नवाब था कौन, शाह आलम द्वितीय, इसने क्या किया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी, क्या, जाके जनता से टैक्स तुम वसूलो और सारा तुम ही रखो, हमको बस 26 लाख रुपए पेंशन दे देना। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी कंपनी को। तो कंपनी ने एक चीज सोचा उस वक्त, या क्लाइव ने एक बात सोचा कि अभी अगर यदि हम जनता से टैक्स वसूलने जाएंगे, तो जनता हो सकता है हमको टैक्स ना दे। डर था अपने मन में कि हम नवाब को देते थे, तुम लोग को क्यों दे, तुम लोग तो बाहरी हो, अंग्रेज हो, तुमको क्यों दे टैक्स। तब इन लोगों ने क्या किया, इन तीनों जगह एक उप दीवान, दीवान तो ये खुद ही था, तो एक उप दीवान नियुक्त किया, उप दीवान वेतन पर या कमीशन पर नियुक्त किया, और बोला कि तुम मेरी ओर से, और वो भारतीय था, बोला तुम मेरी ओर से क्या करो, टैक्स वसूल के लाओ और कुछ कमीशन तुम रख के हमको दे देना। मतलब आगे डेलीकेट कर दिया काम को। बंगाल में कौन बना, राजा खां बना। बिहार में कौन बना, बिहार में सिताब राय बना, राजा सिताब राय। और उड़ीसा में कौन बना, तो वही षड्यंत्रकारी एक राय दुर्लभ, ठीक है। ये तीनों जगह अलग अलग उप दीवान बना, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम लोग आते हैं इसको नोट्स पर। चलिए, नोट्स में क्या है कि हाँ ठीक है, नायब सूबेदार जाने दीजिए। यहाँ पे कंपनी ने दीवान, नायब दीवान के रूप में मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया।
कंपनी ने क्या किया था, बंगाल में मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया, और कहीं है बिहार में इलाहाबाद की प्रथम संधि, बंगाल बिहार और उड़ीसा में दीवान बनाए थे। बंगाल में मोहम्मद रजा खां, ऊपर वाला छोड़ दीजिए, बिहार में सिताब राय और उड़ीसा में राय दुर्लभ को नियुक्त किया। ये इंपॉर्टेंट है तीनों। उसके बाद द्वैत शासन आया बंगाल में, प्रभाव क्या हुआ, हाँ यहाँ देखिए, इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय का अधिकार कंपनी के पास था, और आंतरिक शांति बनाए रखने का, व्यवस्था बनाए रखने का फौजदारी न्याय और समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिया गया। यानी राजस्व से संबंधित सारा मामला हम देखेंगे, बाकी शांति बनाए रखना, फौजदारी न्याय, मारपीट कहीं हुआ उससे कुछ पैसा तो मिलना नहीं है, लेकिन उसको जो सुलझाने जाएगा उस पर राज्य का खर्चा होगा, कर्मचारी भेजेगा, वो वेतन लेगा, वो सब दे दिया नवाब को। यह ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों अलग अलग हो गए थे। कंपनी के पास सारे अधिकार थे और सारा उत्तरदायित्व नवाब के पास था। खत्म। उसके बाद क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या हुआ, प्रभाव अत्यंत कठिन दौर से गुजरा, वगैरह वगैरह, जो नुकसान बताए थे उससे प्री में सवाल नहीं आते हैं। उसके बाद 1765 से लेकर के 1772 तक जो हुआ, क्लाइव, वेंसिटार्ट, वेरेलस्ट और कार्टियर, ये अलग अलग गवर्नर आए, पर याद रखने का किसी को जरूरत नहीं है। क्लाइव के बाद सीधा याद रखना है किसको, वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स जब बंगाल का गवर्नर बन के आया 1772 में, तो इसने देखा कि बंगाल की तो दुर्दशा हो रखी है, और इसने आते ही क्या किया, आते ही क्लाइव के द्वारा स्थापित द्वैत शासन व्यवस्था जो पूर्णतः विफल हो चुकी थी, उसको समाप्त करके नवाब का पद भी समाप्त कर दिया, और नवाब का पद समाप्त करके निजामत के कार्य और दीवानी कार्य दोनों अपने हाथ में रख लिए। कम से कम अब क्या हुआ कि कंपनी पैसा वसूलती थी, तो अब कंपनी की जिम्मेदारी भी थी लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का। इस व्यवस्था पर एक कोर्ट है जो कि पूछा था सवाल, पनिक्कर, केएम पनिक्कर जो थे भारतीय संविधान सभा के सदस्य, उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों ने 1765 से लेकर 1772 के मध्य बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया था। ठीक है, और रही बात, आप लोग एमसीक्यू बोल रहे हैं, आज एमसीक्यू नहीं हो पाएगा क्योंकि आज कुछ और क्लासेस हैं, और ये एक्स्ट्रा क्लासेस था क्योंकि वो मुझे छुट्टी पर गए थे ना, तो उसको हमको बैकअप करना था, इसीलिए लगा दिया आज का क्लास। ठीक है, कल का कल देखते हैं। बोर्ड ज्यादा जूम है, हाँ भाई बोर्ड हमको भी लग रहा है थोड़ा ज्यादा जूम है, पर सामने का कैमरा का व्यवस्था क्या हमको आता नहीं है करने। ठीक है, तो ओके, अब आज के लिए इतना रहने दीजिए, मैं ये नोट्स दे दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि ये हैंड ये किया हुआ मैं दे दूं। ठीक है, डेली क्लासेस ये वाली होती है 7 बजे सुबह, डेली क्लासेस 7 बजे सुबह होती है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि इसका टाइम चेंज हो गया है, ठीक है, इसका टाइम बदल गया है, ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा आप लोग। ओके, बाय एवरीवन। इसका हाँ हाँ छुट्टी छुट्टी छुट्टी, इसका क्लास का टाइमिंग चेंज नहीं हुआ है, बस ये सैटरडे संडे का है गेम बस। ठीक है, बाकी 7 बजे सुबह होती है, 7 बजे होगा, और 1.0 वाले सवाइए 4.0 में पूरा पढ़िए। ठीक है, बाय।